गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बेटा, हमने लास्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्टिव वाइज। ये 21 to 24 क्वेश्चंस हमारे पास 3 मार्क्स के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द 3 लिमिटेशंस ऑफ। इस क्वेश्चन को आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो बेटा? Controlling is one of the basic function of management, but it has some limitations as follows। मतलब सबसे पहले आपने इसका मीनिंग बता देना है, उसके बाद लिमिटेशंस लिखने स्टार्ट करनी है। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपसे 3 लिमिटेशंस पूछी गई हैं तो आप 3 ही बताएं। तो मैंने आपको यहाँ फिर भी 4 एक्सप्लेन किए हैं, आप इनमें से कोई भी 3 चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट है डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। कुछ हमारे पास पॉइंट इस तरह के होते हैं कि हम उनकी क्वांटिटी फिक्स ही नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपके ह्यूमन बिहेवियर है, एम्प्लॉयज़ का मोरल है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, उनको हम क्वांटिटी में सेट नहीं कर पाते। सेकंड, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज़, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्निक में अगर चेंज हो गया या कंपटीटर हमारे मार्केट में आ गए, तो ये भी हमारा कंट्रोलिंग का आपका लिमिटेशंस में रह जाता है, क्योंकि उन पे हम कंट्रोल कर ही नहीं पाते। थर्ड, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। कई बार एम्प्लॉयज़ इसके अगेंस्ट चले जाते हैं। क्योंकि एम्प्लॉयज़ में रेसिस्ट गो अगेंस्ट द यूज़ ऑफ कैमराज टू ऑब्जर्व देम मिनिटली। अगर हम सीसीटीवी कैमराज लगवा रहे हैं तो कई बार वो उसका विरोध करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्टली अफेयर। कंट्रोलिंग एक काफ़ी कॉस्टली अफेयर है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। ए स्मॉल एंटरप्राइज कैन नॉट अफोर्ड टू इंस्टॉल ए एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन 3 मेथड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए सबसे पहले हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मीनिंग लिखेंगे। इट रेफर टू दैट मेथड ऑफ ट्रेनिंग द बेसिक थीम ऑफ विच इज लर्निंग व्हाइल डूइंग। मतलब काम को करते हुए सीख रहे हैं हम। दिस मेथड इज अप्लाइड टू द वर्क प्लेस। एक्चुअल वर्क करते हुए ही हम यहाँ काम को सीखते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बेटा इसने हमसे 3 मेथड पूछे हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड है जॉब रोटेशन। इस ट्रेनिंग मेथड में ट्रेनी को एक्चुअल वर्क करते हुए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक वर्क से दूसरे वर्क पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो परचेज डिपार्टमेंट में है तो उसको प्रोडक्शन में ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह से उसे हर डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। जब वो वहाँ काम सीख लेता है तो दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे इनकी नॉलेज, एक्सपीरियंस, हर चीज़ में ये एक्सपर्ट हो जाते हैं। हर डिपार्टमेंट का काम करने में ये लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कोचिंग। कोचिंग में क्या है, अंडर दिस मेथड ट्रेनिंग इज प्लेस्ड अंडर ए पर्टिकुलर सुपरवाइज़र। एक सुपरवाइज़र जिसको आप कोच भी कहते हो। जो सुपरवाइज़र क्या होता है, आपका कोच भी रहता है, जिसका काम क्या है, हु फंक्शंस एज ए कोच टू प्रोवाइड फीडबैक टू द ट्रेनिंग। जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको साथ साथ फीडबैक देता रहता है कि काम सही हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या किसी भी तरह की सुपरविज़न का काम है तो वो इसकी हेल्प करता रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास एंड लास्ट, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में क्या होता है, एक फॉर्मल टेक्निक है जिसमें इमीडिएट मेथड है ट्रेनिंग का, जिसमें प्रैक्टिकल अप्रोच दिया जाता है। और फॉर एग्जांपल डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, वो सिर्फ क्लासरूम स्टडी से ही एक्सपर्ट नहीं हो सकते। मैकेनिक हैं, तो इन सब को एक स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो बेटा जब आपसे 3 मेथड पूछे गए ना, तो आप इसी तरह से सिर्फ 3 ही मेथड एक्सप्लेन करोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 में हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। तो चॉइस है हमारे पास इंटरनल चॉइसेस क्वेश्चन में, एक कि सीमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं, और सेकंड में वो पूछ रहा है हमसे कि पर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सीमेंटिक बैरियर्स, सीमेंटिक बैरियर्स विच आर कंसर्न विद प्रॉब्लम ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस इन प्रोसेस ऑफ
मेन पॉइंट आपने जो इसमें नोट करना है कोडिंग एंड डिकोडिंग है। जब मैसेज की कोडिंग करते हैं या डिकोडिंग करते हैं उस टाइम जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जो इम्प्रेशंस यूज़ कर किए जाते हैं, उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, दोज आर कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर्स। सच बैरियर्स रिजल्ट इन फॉल्टी ट्रांसलेशन। इसमें ट्रांसलेशन की गलती हो सकती है, इंटरप्रिटेशन की गलतियाँ हो सकती हैं। तो फर्स्ट इसमें आप 3 ही पॉइंट लोगे। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, यूज़ ऑफ रॉन्ग वर्ड्स एंड ओमिशन ऑफ वर्ड्स, इनएडुकेट वोकैबुलरी। इन प्रॉब्लम्स के कारण जो प्रॉब्लम है, जो बैरियर्स सच क्रिएट होते हैं, उन्हें आप कहते हो सिमेंटिक बैरियर्स। सेकेंड है सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। द सेम वर्ड और सिंबल, फॉर एग्जांपल वैल्यू वर्ड है कि वैल्यू ऑफ मनी क्या है, अगर हम कहें कि वैल्यू ऑफ मोबाइल फ़ोन, तो तब उस वैल्यू का मतलब कॉस्ट से बात हो रही है, कभी वैल्यू का मतलब इम्पोर्टेंस से आ जाता है। तो सिंबल या डिफरेंट मीनिंग वर्ड से भी कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको हम सिमेंटिक बैरियर्स में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है फॉल्टी ट्रांसलेशन। कई बार हम अगर कोई किसी व्यक्ति को इंग्लिश की नॉलेज है, उसने इंग्लिश में कम्युनिकेट कर दिया, लेकिन सामने वाले को अगर इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है तो वो अपनी जब हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तब कई बार जो मैसेज का मीनिंग है वो बिल्कुल ही डिस्टॉर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसे आप चेंज भी लिख सकते हो। तो उसकी वजह से भी बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी के ऑप्शन में अगर आप सिमेंटिक बैरियर्स लिखते हैं तो आपको पर्सनल बैरियर्स को नहीं अटेम्प्ट करना है। इन दोनों में से आपने एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो पर्सनल बैरियर क्या है? पर्सनल बैरियर्स आर कंसर्न विद पर्सनल फैक्टर, बोथ सेंडर एंड रिसीवर। किसी के भी कारण से ये हो सकते हैं। दिस फैक्टर में एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पे इफेक्ट डालते हैं। दो तरह के ये बैरियर हैं, एक तो सुपीरियर से रिलेटेड और दूसरे होते हैं सबॉर्डिनेट से रिलेटेड। सुपीरियर से रिलेटेड बैरियर्स क्या है हमारे पास यहाँ पे? फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, चैलेंज ऑफ अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी को जब अपने पे भरोसा नहीं है। दिस कम्युनिकेशन बैरियर टेक प्लेस व्हेन सुपीरियर परसीव्स दैट अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में एडवर्सली अफेक्ट, उसकी अथॉरिटी पे गलत इफेक्ट पड़ेगा उससे। सुपीरियर इन जनरल ट्राई टू कंसील देयर वीकनेस, अगर उसकी कोई कमजोरी है वो उसको छिपाना चाहता है तो उसको वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सुपीरियर ऑन इज सबॉर्डिनेट, अगर उसको अपने सबॉर्डिनेट्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है कि वो उसकी बात को अच्छे से सुनेंगे समझेंगे, तो उस कारण से भी ये बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं। सुपीरियर डेलिबरेटली इग्नोर द सजेशन सेंड बाय द सबॉर्डिनेट्स, कई बार जो सुपीरियर होते हैं जानबूझकर भी जो सबॉर्डिनेट्स के सजेशंस हैं उनको क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। सबॉर्डिनेट से रिलेटेड क्या बैरियर्स हो सकते हैं? अनविलिंग टू कम्युनिकेट, कई बार जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं वो विलिंग ही नहीं होते कम्युनिकेशन के लिए। क्यों नहीं विलिंग होते? क्योंकि वो ऐसा फील करते हैं दैट द इंफॉर्मेशन ऑफ द नेगेटिव नेचर ऑफ विल एडवर्स अफेक्ट देम, अगर उनको दिख रहा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपका कोई सबॉर्डिनेट है वो सही से काम नहीं कर रहा है, अगर आप उसकी शिकायत करोगे, कम्युनिकेट करोगे तो आपके पर्सनल रिलेशन खराब होंगे। तो इस वजह से आप शिकायत ही नहीं करते, तो उससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, इफ इट बिकम इम्पेरेटिव टू सेंड an information, it is sent a modified or amended form which create hindrance in communication। कई बार आप डायरेक्ट नहीं बोल पाते कोई बात जो सबॉर्डिनेट है तो उसको मॉडिफाइड फॉर्म में बोलते हैं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, कई बार जो सबॉर्डिनेट्स है कितने ही अच्छे सजेशन दे दें लेकिन उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, कोई रिवार्ड नहीं दिया जाता, तब वो अपने कम्युनिकेशन को प्रॉपरली पूरा करने में हेजिटेट करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों हमने पर्सनल बैरियर्स भी किए और सिमेंटिक बैरियर्स भी किए। तो इनमें से आप कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे इसने हमें इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज में चॉइस दी है। तो
तो या तो हम इंटरनल सोर्सेज अटेम्प्ट करेंगे या एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है हमारे पास? रिक्रूटमेंट विद इन द एंटरप्राइज मीन्स अगर हम विद इन द एंटरप्राइज जो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहे हैं उन्हीं को ही किसी काम पे लगा रहे हैं, वैकेंट पोस्ट पे लगा रहे हैं, वैकेंट पोस्ट आर फिल्ड विद एम्प्लॉय अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दो सोर्सेज और कॉल्ड इंटरनल सोर्सेज। इसमें हमारे पास 3 सोर्सेज है मेनली, ट्रांसफ़र, प्रमोशन एंड ले ऑफ। फर्स्ट है हमारे पास ट्रांसफ़र। इस सोर्स में हमारे पास क्या होता है कि इट रेफर टू शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को शिफ्ट किया जाता है सिर्फ एक जॉब से दूसरी जॉब पे, फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, मतलब डिपार्टमेंट से भी शिफ्ट किया जा सकता है उसको, फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर, जैसे वो मॉर्निंग में काम कर रहा है तो उसको इवनिंग शिफ्ट में लगा दिया, इस तरह से भी हम उसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेटस में कोई चेंज नहीं होता और इसे हम हॉरिजेंटल मूवमेंट मान के चलते हैं। सेकेंड हमारे पास है इंटरनल सोर्सेज में प्रमोशन। यहाँ पे भी शिफ्टिंग होती है एम्प्लॉय की, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि जो आपका ट्रांसफ़र था उसमें स्टेटस में चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे उसको एक हायर पोजीशन मिलती है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, फैसिलिटीज़, स्टेटस एंड पे सब कुछ हायर मिलती हैं उसको, इसीलिए इसको वर्टिकल शिफ्टिंग भी कहते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो शिफ्ट हो रहा है। लास्ट हमारे पास है इंटरनल सोर्सेज में ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है? रेफर टू टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन एम्प्लॉयर ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द लेटर। इन मोस्ट ऑफ केसेस द ले ऑफ टेक प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ वर्क। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम की कमी हो जाती है तो वहाँ पे उसको काम से हटा दिया जाता है, रिट्रेंचमेंट, छटनी जिसे आप कहते हैं। देयर इज ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में आपसी समझौता होता है कि अगर इन फ्यूचर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें ही प्रेफरेंस दी जाएगी। दस बाय रिकॉलिंग द लेड ऑफ एम्प्लॉय, जिन्हें हटा दिया गया था उन्हें ही दोबारा से लगा लिया जाता है। तो ये सभी थे हमारे पास इंटरनल सोर्सेज। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं? इट रेफर टू इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग अप वैकेंसीज फ्रॉम कैंडिडेट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है हमारे पास? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारे पास वैसे तो बहुत सारे मेथड है बेटा, लेकिन मेनली इसने हमसे 3 मेथड पूछे हैं तो हम 3 ही मेथड एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इट रेफर टू द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर विच ए नोटिस इज प्लेस्ड ऑन नोटिस बोर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन specified. It refer to that source of recruitment under which a notice is placed on notice board। मतलब कि ऑफिस के बाहरी मेन गेट पे एक नोटिस बोर्ड जो भी है वहाँ पे डिटेल लगा दी जाती है कि डेली वेजेस बेसिस पे यहाँ पे तो जो लोअर लेवल जॉब्स होती है ना, तो लोअर लेवल जॉब के लिए या आप कह सकते हो कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल थे जो, इन्हें हम यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंडर, जहाँ पे कम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, अनस्किल्ड पर्सन्स होते हैं, तो वहाँ पे ही हम इस तरह के सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। इन्हें कैजुअल कॉलर या बदली वर्कर्स भी कहा जाता है, जिन्हें हम असेंबल आउटसाइड द प्रेमिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफाइड डेट पे सिलेक्शन कर सकते हैं। इनका ऑन द स्पॉट ही इनका सिलेक्शन होता है। Second, advertisement. It refer to that source of recruitment under which advertisement of vacancies is made to attract job seeker towards the organization। जो लोग अपनी जॉब की सर्च कर रहे हैं, जो जॉब सीकर्स हैं हमारे पास, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये हम एडवर्टीजमेंट अपनाते हैं। जो ये सोर्स है इसको फॉलो करते हैं। इन दिस मेथड एडवर्टीजमेंट इज़ मेड अंडर न्यूज़पेपर, जो ट्रेड के न्यूज़पेपर या प्रोफेशनल जर्नल्स में हम इससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट दे देते हैं कि हमें किस पोस्ट पे किस क्वालिफिकेशन के कितने लोगों की आवश्यकता है।
लास्ट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर रन बाय द गवर्नमेंट। इनको गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के फॉर्म में। इन दिस मेथड पर्सनल मैनेजर्स forward information regarding vacant posts to the employment exchange. The employment exchange help to match the personal demand and personal supply by serving as a link between job seeker and employers. मतलब जॉब सीकर जॉब ढूंढने वाले होंगे और एम्प्लॉयज़ को जिस क्वालिफिकेशन के लोगों की ज़रूरत है उन्हें ये वहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इस तरह से हमें एक ही अटेम्प्ट करना है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। तो अगर आपको और दिया है ऑप्शन में तो आप या तो इंटरनल सोर्सेज लिखेंगे या एक्सटर्नल सोर्सेज। इसके साथ हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट।